तो स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं सब सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए थे, अब सेकंड पार्ट में हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क हमारा लास्ट चल रहा था, तो हम उसी के क्वेश्चन थोड़े बहुत और देखेंगे, फिर उसको आगे चलते हैं, देखते हैं। उसने बोला आपको ए इज़ 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट होल वर्क इन 20 डेज। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 20 दिन में कर लेंगे। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट होल वर्क वर्किंग अलोन। अगर ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम कर लेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ए की एफिशिएंसी है 3 टाइम्स बी से, तो ए 3 हो गया और बी 1 हो गया। दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं, दोनों की टोटल मिला के एफिशिएंसी है 4। मान लेते हैं ये 4 चेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 चेयर्स बना लेते हैं। अगर ये 4 चेयर्स बनाते हैं तो एक दिन में 4 चेयर बना लेते हैं। तो ज़रा बताओ ये 20 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, टोटल वर्क कितना करेंगे। 4 चेयर बनाते हैं एक दिन में, 20 दिन में चेयर बनाएंगे 80 चेयर्स बना लेंगे। अगर इस 80 चेयर्स ए को अकेले बनानी हो, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर ए को अलोन बनानी हो, ए को बनानी है अलोन, तो 80 चेयर्स बनानी है और एफिशिएंसी है 3। एफिशिएंसी को डिवाइड कर दूंगा 3 से, आंसर आ जाएगा 80/3। आंसर हो गया आपका 80/3। हाँ जी, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। ये वाले क्वेश्चन में देखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट है। उसने बोला 7 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 36 डेज बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय 24 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे। तो ज़रा बताइएगा, अगर 1/3 उसने काम यहाँ पे कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा। 1 में से 1/3 माइनस करूँगा तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 2/3। ठीक है जी। इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, इसमें फार्मूला यूज़ होता है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 D2 और H2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। एम यहाँ पे कौन हो सकता है, एम यहाँ पे हो सकता है, एम यहाँ पे मैन भी हो सकता है, नंबर ऑफ मैन। एम यहाँ पे वुमेन भी हो सकती हैं, और एनी अदर कोई भी चाइल्ड होगा, बॉय होगा, कुछ भी हो सकता है। D1 का मतलब यहाँ पे, डी का मतलब यहाँ पे डेज भी हो सकते हैं, यहाँ पे मंथ्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे ईयर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। और H1 का मतलब होता है, H1 का मतलब होता है आवर्स पर डे। नॉर्मली क्या होगा, आवर्स पर डे, या फिर मिनट्स पर डे, या फिर मिनट्स पर डे, ये सब भी कुछ हो सकता है। और W1 का मतलब क्या होगा, W1 का मतलब होगा आपके पास वर्क डन, जितना आपने काम किया। अब जैसे यहाँ पे वर्क डन 1/3। ठीक है जी। तो मैं इसी फार्मूले पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, इसी फार्मूले पे हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्यूशन की जगह बन जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, उसने बोला 7 मैन कैन कंप्लीट 36 डेज में काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स वर्किंग पर डे, डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू कितने मैन, 24 मैन काम करते हैं। D1 मुझे पता नहीं है, यानी कि D2 सॉरी, और आवर्स हैं यहाँ पे 6, डिवाइडेड बाय काम कितना बचा था, काम हमने बचा था 2/3। काम कितना बचा था 2/3। ठीक है जी। तो अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे 3 से। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन करूँगा तो 7 36 और इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया 2, डिवाइडेड बाय 24/6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा D2। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, D2 आ जाएगा आपका 28 डेज। ठीक है जी, 28 डेज। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल फिनिश। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा सिंपल काम, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ए और बी, ए और बी ने साहब, ए का एफिशिएंसी, ए कितना काम करता है 12 और बी का है 15। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। एफिशिएंसी निकालोगे, आ जाएगा 5 और इसकी आ जाएगी 4। बी की एफिशिएंसी आ गई 4, ए की एफिशिएंसी आ गई 5। ए और बी ने साथ मिलकर काम किया 4 दिन, ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया 4 दिन, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाई कितनी है 9। 5 + 4 9, दोनों की एफिशिएंसी है 9, और दोनों ने काम किया 4 दिन। तो एक बार बताओ टोटल यूनिट कितने बनाने थे 60। दोनों ने अगर साथ में मिलकर काम किया होगा, ए प्लस बी ने साथ में मिलकर काम किया, तो इन्होंने कितने यूनिट बना लिए 36 यूनिट। तो अब बैलेंस यूनिट जो बचे, बैलेंस यूनिट कितने बचे, 60 में से 36 बन गए हैं साहब, तो कितने यूनिट बचे
24 यूनिट बचे। 24 यूनिट किसको बनाने पड़ेंगे? 24 यूनिट ए को अकेले बनाने पड़ेंगे। तो अगर 24 यूनिट ए को अकेले बनाने पड़ेंगे तो ए अलोन कितने दिन में बनाएगा? 24 यूनिट। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो इसको इतने डेज़ लगेंगे। तो अब ज़रा टोटल डेज़ अगर मैं निकालूंगा, टोटल डेज़ तो ए और बी को कितने दिन लगे? ए और बी को लगे 4 दिन। 4 दिन इन्होंने काम किया और ए ने अकेले कितने दिन काम किया? ए ने अकेले काम किया 24/5 दिन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 44/5। 44/5 को आप सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 5 को 44 से डिवाइड करोगे, 5 को 44 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8/4। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा 8/4। इसमें ऑप्शन आई थिंक ये मैंने गलत कॉपी कर दिए, आप इनको ऑप्शन को क्रॉस मार लीजिएगा। आंसर आएगा फाइनल 8/4 डेज आपके पास। ठीक है जी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 15 डेज। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट वर्क बिफोर 2 डेज, बिफोर 2 डेट्स ऑफ इट्स कंप्लीशन। साहब इसमें ना एक छोटा सा आपको दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बिफोर 2 डेट्स ऑफ इट्स कंप्लीशन, कंप्लीशन से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले किसी भी दिन अगर वो छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे? देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल फिनिश। ठीक है जी, तो हमें पहले तो नॉर्मल सिंपल काम करना है। ए का कितना है? 12 दिन। बी का कितना है? 15 दिन। एलसीएम ले लोगे दोनों का, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, तो साहब 60 यूनिट बनाने हैं। दोनों मिलके काम करेंगे, कितने यूनिट बनाने हैं? 60 यूनिट बनाने हैं। डिवाइडेड बाय दोनों मिलके काम करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी है। अब इसमें क्या कर देना है? इसमें आपको प्लस कर देना है। क्या चीज़? बी की एफिशिएंसी। क्या क्या बोला था? बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो बी की एफिशिएंसी साहब कितनी थी? बी की एफिशिएंसी थी 4। और उसने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 2 दिन पहले। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? ये 60 और 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 68/9। 68/9 को मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे आ जाएगा 75/9 डेज। 75/9 डेज, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगर यहीं पे ये बोलता 3 डेज बिफोर कंप्लीशन तो मैं इस 2 की जगह पे क्या कर देता? इस 2 की जगह पे 3 कर देता। अगर वो बोलता 4 डेज बिफोर कंप्लीशन, मैं 2 की जगह पे क्या कर देता? 4 डेज बिफोर कंप्लीशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ 35 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज देन द नंबर ऑफ मैन हु कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। इसके अंदर यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा, मैन 1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू मैन 2 इज इक्वल्स टू D2। अब मैन 1 आपको कितने दे रखे हैं? 35। डेज़ कितने दे रखे हैं? 8 डेज़। मैन 2 आपको कितने दे रखे हैं? मैन 2 आपको पता नहीं है। डेज़ कितने दे रखे हैं? 10 डेज़। मैन 2 अगर निकालोगे तो 35 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 मैन। कितना जाएगा जी? 28। हाँ जी भाई लोगों, एक ही वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा। उसने बोला 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है। 5 मैन एंड 7 मैन वुमेन कैन डू अ वर्क इन 13 डेज। देन 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है यहाँ पे। क्या करना है? 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। ठीक है। 5 मैन और प्लस 7 वुमेन कितने दिन में काम करती हैं? 13 डेज़ में काम करती हैं। फिर उसने पूछा कि अगर हम 3 मैन लेंगे और 4 वुमेन लेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगी। आपको मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। 6, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करिए। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन है, 6 को डिवाइड करूँगा किससे? डिवाइड करूँगा 2 से, तो आ जाएगा मेरे पास 3। और मैं यहाँ पे 8 को भी डिवाइड करूँगा अगर मैं 2 से, तो कितना आ जाएगा? 8 को डिवाइड करूँगा 2 से, 4 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो बेटा जी यहाँ पे क्या करूँगा? हमेशा उसको मल्टीप्लाई। तो ये 6 मैन अगर 8 मैन 10 डेज़ में काम करते तो 3 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी? 10 इंटू 2 कितने डेज़? 20 डेज़। कितने डेज़? 20 डेज़। आंसर हो जाएगा आपके पास 3। समझ में आ गई? रिलेशन मैंने क्या बताया? 2 के बीच में रिलेशन, इसमें और इसमें रिलेशन। अगर ये दोनों सेम बन जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, तो अगर यहाँ डिवाइड बनता है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, जितने डेज़ लगते थे पहले वाले में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बनता, अगर इस जगह पे मल्टीप्लाई बनता तो यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पे आप कर देते डिवाइड। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर देते डिवाइड। तो इस केस में भी मल्टीप्लाई बन रहा है। सिंपल।
हाँ जी, फिर एक ये क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला इफ़ 10 men और 20 women और 40 children कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 7 months सॉरी, देन 5 men, 5 women एंड 5 children टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन, ठीक है जी, हाफ ऑफ द वर्क इन। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है और, यहाँ पे क्या बताया था और, तो यहाँ पे जब भी और वाला कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे निकालना है आपको एंड, तो अगर और वाला कॉन्सेप्ट है या एंड और के साथ एंड वाला कॉन्सेप्ट है तो आप हमेशा क्या करते हो, एंड डिवाइडेड बाय और, एंड डिवाइडेड बाय और। तो ध्यान से देखिएगा हम लोगों ने कैसे किया था, सबसे पहले कितने दिन में काम कर लेते हैं साहब, 7 दिन में, तो आप क्या करिए 7 डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय और, 5 men डिवाइडेड बाय 10 men, ठीक है जी, प्लस 5 women डिवाइडेड बाय 20 women प्लस 5 children डिवाइडेड बाय 40 children, ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7 और डिवाइड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे साहब, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 7 और इज इक्वल्स टू 8 days। तो ये 8 days आ गया पूरे काम का, 8 days आ गया पूरे काम का। आपको उसने पूछा कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, अगर 8 days सॉल्व करने के बाद पूरे काम का आ रहा है तो आधे काम करने में कितने दिन लगेंगे, आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे। 8 इंटू 1/2 काट दोगे कितने आ जाएंगे, 4 months, कितने आ जाएंगे 4 months, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर। सॉरी ये मंथ्स, सॉरी मैंने यहाँ पे डेज लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा मंथ्स, 8 months। अगर 8 months लग रहे थे पूरा करने में तो आधा काम करने में लगेंगे 4 months। हाँ जी, नया कॉन्सेप्ट देखिएगा, पाइप एंड सिस्टम वाला, बिल्कुल एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क जैसा। उसने बोला पाइप ए कैन फिल टैंक इन 9 hours एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 27 hours, ठीक है जी। पाइप ए फिल करता है 9 hours में और पाइप बी जो है वो 27 hours में खाली कर देता है। उसने बोला देन फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिल होल द टैंक वर्किंग टुगेदर। अगर मैंने दोनों नलों को, यानी कि भरने वाले नल को भी और खाली करने वाले नल को, दोनों को अगर मैं साथ खोल दूँ तो कितनी देर में टैंक पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। पाइप ए काम करता है 9 में और पाइप बी काम करता है -27 आवर्स में, ठीक है जी, -9 में और -27, ये +9 में और 27 आवर्स में। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा सब, एलसीएम आ जाएगा 27। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूंगा तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -1। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा टोटल एफिशिएंसी कितनी कितनी हो जाएगी, इसकी है +3, इसकी है -1, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास 2। 3 -1 कैसे निकला, 3 -1, 3 ए की है और बी की -1 है, ठीक है जी। टोटल एफिशिएंसी 2, काम कितना करना है टोटल 27 काम करना है टोटल 27। तो आंसर कितना हो जाएगा 27 काम करना है, एफिशिएंसी है 2, तो आ जाएगा आपके पास 27/2, आंसर हो गया आपका बी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 8 hours बिकॉज ऑफ द लीक इन द टैंक इट टेक्स 2 hours मोर टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच द लीक पाइप अलोन कैन ड्रेन द होल टैंक। तो सब ध्यान से देखिएगा, ए जो है उसको कितना टाइम लगता है भरने में, 8 घंटे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, उसने बोला बिकॉज ऑफ अ लीक इन द टैंक, मैं मान लेता हूँ ये जो लीक वाला पार्ट है ना ये पाइप बी है, ये दोनों ये पाइप बी है। तो ए और बी दोनों मिला के ज़रा ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला अगर बी से लीक हो रहा है देन इट टेक्स 2 hours मोर टू फिल द टैंक। तो अगर ए और बी मिल के काम कर रहे हैं, ए और बी, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो साहब कितना टाइम लग रहा है, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है इसमें 10 घंटे, ठीक है जी। अब 10 घंटे अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो दोनों का पहले ले लो एलसीएम, क्या ले लोगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम ज़रा बताओ मुझे फटाफट से कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा सब यहाँ पे 40। तो दोनों का अगर एलसीएम 40 आएगा तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, एक ही अकेले की, और इन दोनों की एफिशिएंसी मिलेगी हो गई 4, दोनों की एफिशिएंसी मिलाई कितनी हो गई 4। तो अगर ज़रा ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी है सब 4, ठीक है, और अकेले बी की एफिशिएंसी है 5, तो ए, और अगर मैं बी की एफिशिएंसी को लिख लूँ 5 तो इज इक्वल्स टू 4। तो ध्यान से देखिएगा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी साहब आपके पास आ जाएगी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की मुझे निकालनी है, टोटल दोनों की मिला के है 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 - 5, तो बी की एफिशिएंसी आ गई -1, बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी -1। तो एक बात बताइएगा,
एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 40 लीटर, ठीक है जी। तो आपको 40 लीटर खाली करना है और 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो ज़रा बताइएगा कितनी देर में खाली करेगा। ये खाली करेगा 40 आवर्स में, 40 आवर्स में, कितने आवर्स में, 40 आवर्स में। तो पार्ट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कौन सा, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। मीन आपको पता है सर, मीन बहुत सिंपल है, सारी टर्म को प्लस कर दीजिए, सारी टर्म्स को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, डिवाइड कर दीजिए 5 से और ऊपर सारी ऑब्जर्वेशन का एडिशन कर दीजिए, सारी ऑब्जर्वेशन का एडिशन। ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। फिर उसने बोला फाइंड द मीडियन ऑफ 5 7 2 9 3 6 1। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, सबसे पहला काम करना होता है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में साहब अरेंज कर लीजिए। कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए। फिर दूसरा काम आपको देखना होता है कि साहब ये इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अगर 1 2 3 4 5 6 7, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी ऑड हैं तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, आपको फार्मूला लगाना है n+1/2th टर्म। कौन सी टर्म, n+1/2th टर्म। और अगर आपकी नंबर ऑफ़ टर्म इवन है, जैसे इस केस में अभी यहाँ पे 7 टर्म आ रही हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा n+1/2। अगर आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, इवन है, तो आपको क्या फार्मूला लगाना होता है, आपको फार्मूला लगाना होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और जो भी दोनों टर्म आएंगी उनको डिवाइड कर देंगे 2 से। जो भी बीच वाला नंबर, जो भी डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साहब मीडियन। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखेंगे साहब, यहाँ पे है फाइंड द मोड। मोड क्या होता है साहब, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी में देखूँ तो मुझे 4 सबसे ज़्यादा लग रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 आ रहा है आई थिंक, और कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा आपका, मोड हो जाएगा आपका 4, मोड हो जाएगा 4। अच्छा जी, अगला नंबर, अगला वो देखिएगा क्या होता है, फाइंड द रेंज। अगर आपको रेंज निकालनी होती है, रेंज निकालने का फार्मूला होता है, रेंज निकालने का फार्मूला होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, अब डेटा में ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन सी है, 11 13 18 17 19, ये सारी पढ़ोगे तो इसमें 19 सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है, तो 19 माइनस स्मॉलेस्ट कौन सी है, 11 13 18, ये सब में सबसे छोटी लग रही है मुझे 10, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी आ जाएगी, 10। तो रेंज आपकी कितनी निकल के आएगी, रेंज आ जाएगी आपकी, सॉरी 19 माइनस 10 इज़ 9, रेंज कितनी। ठीक है जी, रेंज निकालना आपने सीख ली। अब ज़रा मैं यहीं पे एक आपको एक और रिलेशन दिखा देता हूँ, एक और रिलेशन आप यहाँ पे सीख लीजिए। एक रिलेशन होता है साहब, मॉड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। साहब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है ये रिलेशन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। इट टेक्स लेस देन 30 सेकेंड्स टू सॉल्व, इवन लेस देन 20 सेकेंड्स टू सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आपको रिलेशन याद होना चाहिए। मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। उसने बोला साहब आपको मीन दे रखा है 20 और मोड दे रखा है 26, आपको निकालना है मीडियन। तो आप बहुत सिंपल सी चीज़ करेंगे, आपको मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है आपको 26 और मीन आपको दे रखा है 3 मीडियन, मीडियन आपको पता नहीं है, 3 मीडियन आपको मीडियन पता नहीं है, माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन की वैल्यू है 20, तो 26, और ये प्लस में इधर 20, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, ये मैं इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। 40 प्लस 26 हो गया साहब 66, इसका ये 3 नीचे आ जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 3, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को आप कैंसिल करोगे 66 से, तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 22। तो मीडियन कितना निकला, मीडियन निकला आपका 22। कुछ नहीं करना, बस रिलेशन में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, दैट इज सो सिंपल। हाँ जी, अब ज़रा परसेंटेज वाला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल है। इन एन एग्जाम 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 42% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 42% इंग्लिश में फेल हो गए। इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है साहब, हमने एक क्लास में एक लंबे मेथड से किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट से। हम यहाँ पे आपने एक ना अलार्मेंट, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वेन डायग्राम, ठीक है, हम इसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने ये वाला सर्कल बनाया, ये वाला मैंने डायग्राम बनाया, इसको मैंने बनाया मैथ्स के लिए और इसको बना लिया मैंने इंग्लिश के लिए, और ये कॉमन आ गया इंग्लिश और मैथ्स का दोनों का। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल बच्चे आपको हमेशा पता होता है टोटल बच्चे कितने होंगे, 100। ठीक है, टोटल बच्चे साहब 100 हैं। तो अब एक ज़रा बात देखिएगा, मैथ्स में फ़ेल हो गए 34, ठीक है जी, और इंग्लिश में फ़ेल हो गए 42%। ठीक है जी, मैथ में फेल हुए 34%, इंग्लिश में फेल हो गया 42%। दोनों में कॉमन कितने फेल हुए, दोनों में कॉमन फेल हुए 20%। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अगर मैथ्स में से कॉमन फेल हुए तो मैं यहाँ से 20 हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैथ्स में कितने बचे,
सिर्फ 14% फेल हुए, और इंग्लिश में 42 फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन वाला 20 हटा दूँ तो 22% सिर्फ कौन से बचे, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। अब 100% टोटल बच्चे हैं, 100% में से अगर मैं मैथ्स वाले फेल यानी कि सिर्फ 14 प्लस इंग्लिश और मैथ्स दोनों वाले यानी कि 20 और प्लस सिर्फ इंग्लिश वाले यानी कि 22, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ रिलेशन को, ताकि ये पेज से बाहर ना जाए। 100 टोटल परसेंटेज है, उसमें से 100% में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ सिर्फ मैथ्स वाले 14 प्लस कॉमन वाले 20 और सिर्फ इंग्लिश वाले 22, अगर मैं सारे जोड़ के माइनस करता हूँ तो साहब मेरे पास आता है 100% माइनस ये सारे जोड़ने के बाद आ जाएगा 56%। तो बताओ ज़रा बच्चों पास कितने हुए, पास हुए 44%। पास कितने बच्चे हो गए, 44%। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज़ इंक्रीज बाय 25% देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज ए हाउस वाइफ शुड रिड्यूस, क्या निकालना है, रिड्यूस द कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है साहब, मैंने ना आपको इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मोर परसेंट वाला और लेस परसेंट वाला। तो अगर आपको लेस परसेंट निकालना होता था, तो आप कैसे फार्मूला लगाते थे, आप निकालते थे रेट अपॉन रेट प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, ये परसेंटेज में मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा है। तो अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसने बोला देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस, यानी कि क्या करना है, लेस करना है, उसको खर्चा लेस करना है। कितना परसेंट वो लेस करे कि उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो हमें सिंपल सी चीज़ करनी है। रेट कितना है साहब, 25, नीचे कितना है 25 प्लस 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 से इसको काटेंगे, 25 1 25, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 520 100। तो कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा उसको, 20%। ठीक है जी, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज़ डिक्रीज्ड बाय, इसको इज़ कर लीजिएगा, इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। मैंने इसके लिए ना आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा है परसेंटेज में, कि अगर आपको कभी भी चेंज इन परसेंटेज निकालना हो, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो आपके पास एक फार्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, ये फार्मूला पढ़ा रखा है। तो x को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 20, y को मैं ले लेता हूँ साहब 10, ठीक है, माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। 20 माइनस 10 इज़ 10 माइनस, और मैं इसको अगर कितना करूँगा 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचा 10 माइनस 2, कितना परसेंट का फ़र्क आएगा 8% का। कितना परसेंट का फ़र्क आएगा 8% का, सिंपल। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला इफ़ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स विद इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है साहब, इसके ना दो मेथड हैं। अगर आपको एग्जाम में ये वाला याद रह जाए तो इससे कर लीजिएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, या फिर इसके अलावा आपके पास नॉर्मल मेथड दूसरा ही बता दूंगा। अभी मैंने बताया था एक इंक्रीज़ होता है एक डिक्रीज़ होता है, तो आप x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हैं। अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हो तो आप क्या लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कितना है, x को ले लो 20, y को ले लो 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, तो साहब कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और ये कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 32%। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 32%। या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके में आप क्या करो कि आप इसकी लेंथ को मान लो और ब्रेथ, लेंथ को मान लो 10, ब्रेथ को मान लो 5। अब लेंथ इंक्रीज़ हो गई 20% से, 10 का 20% हो गया 2, और ब्रेथ इंक्रीज़ हो गया 10% से, तो 5 का 10% हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5। तो ज़रा बताइएगा इंक्रीज लेंथ कितनी हो गई 12, और ये कितनी हो गई 5.5। तो अगर पहले का एरिया देखो तो आप आता था 10 इंटू 5, कितना आता था 50 एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 5 ये आ गया। 12 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 66। तो भाई साहब 50 से कितना एरिया हो गया 66, कितना बढ़ गया 16, और डिवाइडेड बाई कितना था पहले 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, इसको काटोगे 2, ये आ गया आपके पास 32%। तो आपको जो आसान लगे आप ऐसे भी कर सकते हो फिगर्स को इमेजिन करके, और अगर आपको ऐसे अच्छा लगे आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास दोनों तरीके हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला था टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एट प्रेजेंट इज़ 1000, प्रेजेंट में कितनी है
प्रेजेंट में है 1000, ठीक है। उसने बोला इन फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ईयर के बाद 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो 1000 का 10% कितना हो गया, 1000 का 10% हो गया साहब आपके पास 100। 1000 का 10% कितना हो गया 100, तो कितनी हो जाएगी 1100, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एंड देन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 20%, ठीक है। अब 1100 में से 20% माइनस कर दो, 1100 का 20% कितना हो गया जी 220, 220 माइनस करोगे आप 1100 में से तो आपके पास आ जाएगा 880, ठीक है जी। अब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है 880। अब उसने बोला देन नेक्स्ट ईयर इट अगेन इंक्रीज बाय 25%, इट अगेन इंक्रीज बाय 25%। तो अब इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको बढ़ा दोगे 25% से, इसको बढ़ा दोगे कितने परसेंट से 25% से। तो 880 का 25% करोगे, 880 में प्लस करोगे 25%, 880 में 25% प्लस करोगे तो 880, और 880 का 25% होता है साहब 220। तो 880 में वापस से 220 ऐड करोगे तो पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 1100, कितनी आ जाएगी 1100। आई थिंक इसके ऑप्शन में चेंज करना भूल गया, इसके ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1100, 1100, ठीक है जी 1100। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। अब ये देखेंगे इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 50 मार्क्स। अच्छा जी, अगर स्टूडेंट 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है टोटल मार्क्स के तो वो 50% से फेल हो जा रहा है। बट इफ़ ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज़ पास विद 40 मार्क्स। अगर वो 50% ला रहा है तो उसके मार्क्स कितने, वो कितने मार्क्स से पास हो रहा है 40 मार्क्स। अगर मान लीजिए पास होने के लिए उसको 80 नंबर चाहिए तो वो पास कितने से हो रहा है 120 से, तो 40 नंबर ज़्यादा से पास हो रहा है। और यही वाले में अगर उसको पास होने के लिए 120 चाहिए बेटा जी, तो वो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है 50 मार्क्स से, तो यानी कि वो 70 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा हम लोगों को इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर मैं मान लेता हूँ टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स उसने बोला फाइंड द टोटल मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स आपके एक्स हैं, टोटल मार्क्स को मैं क्या मान लेता हूँ एक्स, ठीक है जी। तो अगर ज़रा टोटल मार्क्स को एक्स मान लूँ तो उसने बोला 40% वो ला रहा है, तो 40% ऑफ एक्स अगर वो ला रहा है तो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, वो मार्क्स से फेल हो रहा है 50 मार्क्स से। अगर मैं इसमें 50 मार्क ये प्लस कर दूँ तो एक बात बताओ, 40% वो मार्क्स ला रहा है तो वो फेल हो रहा है 50 मार्क्स से। अगर मैं इसमें 50 ऐड कर दूँ तो वो फेल टोटल मार्क्स के बराबर हो गए, इक्वल्स टू अगर वो 50% मार्क्स ला रहा है 50% ऑफ एक्स, अगर वो 50% ऑफ एक्स मार्क्स ला रहा है तो वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, वो कितने नंबर से पास हो रहा है 40 नंबर से, 40 नंबर ज़्यादा से पास हो रहा है। अगर मैं 40 वो हटा दूँ तो टोटल मार्क्स के बराबर आ जाऊंगे वापस जितने पास होने के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो इक्वेशन आपके पास ये बन के आ जाती है। तो अगर ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 50 और ये -40 था, इधर आ जाएगा आपके पास 40। ये 50% था और इधर आ जाएगा 40%, 50% और ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 90, और इधर बचेगा 50% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स बन गया 10% ऑफ एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 90, 10% ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10/100, इधर मैं कैसे लिख सकता हूँ 10/100 इंटू एक्स। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा 90, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक से ये जीरो कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 900। तो टोटल मार्क्स कितना होगा भाई लोगों, टोटल मार्क्स होगा 900, आंसर हो जाएगा ए। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 30% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है साहब, ये वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, ख़राब हो गया, इनको काउंट ही नहीं किया जाएगा। उसने बोला था विनर गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही वॉन बाय 5000 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। साहब अगर मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो मान लेते हैं 100% है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% है, 100 में से 70 जो है उन्होंने बोला ये काउंट होंगे और 30% को जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि ये इनवैलिड है, 30% को डिक्लेयर कर दिया ये इनवैलिड है, उसने बता दिया कि ये काम ही नहीं करेंगे। ये 70% आ गया। उसने बोला द विनर गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट का 40%, 100% टोटल वोट है तो 40% 40, ठीक है। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई लोगों, हारने वाले को मिले होंगे 30% वोट, ठीक है ना। अब ये कितने परसेंट से जीता है, ये जीता है साहब 10% से, ठीक है। और 10% से जीता है, वोट कितने वोट से जीता है 5000 वोट से। तो साहब अगर 5000 का 10% कितना करूँगा 500, 5000 का 10% करूँगा तो 500। तो अगर बताओ अगर ये 500 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 100 टोटल वोट हैं, 100% है, ठीक है ना। तो 100 इंटू 500 कितने वोट से जीता होगा, टोटल वोट कितने हो जाएंगे 50,000, ठीक है जी। कितने परसेंट का डिफरेंस है 10% का, कितने परसेंट का डिफरेंस है 10% का, 10% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 5000 को, तो मल्टीपल कितना हो गया 500 का मल्टीपल हो गया, ठीक है जी। तो अगर ये 100% टोटल वोट थे, ठीक है,
10% 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 100% इंटू कर दूंगा मैं 500 से, तो कितने आ जाएंगे टोटल वोट? 50,000 वोट। टोटल वोट आ जाएंगे 50,000 वोट। हाँ जी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है साहब आपका बेसिकली मिक्सचर एंड एलिगेशन का। किसका कॉन्सेप्ट है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको एक आध क्वेश्चन इसका एग्जाम में बहुत आराम से मिल सकता है और बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे। तो उसने बोला इन व्हाट रेशो मस्ट टी एट 63 पर केजी बी मिक्सड विद अनदर टाइप ऑफ टी एट 90 पर केजी। एक टी आ रही है सब 63 पर केजी, एक टी आ रही है 90 पर केजी। उसने बोला किस रेशो में मिलाएं सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्स बिकम 72 पर केजी। कॉस्ट प्राइस कितना बन जाए? 72 पर केजी। तो इसको ना सॉल्व करने का बहुत सही तरीका है। एक टी को ले लो 63 पर केजी वाली टी है, दूसरी कितनी है? 90 पर केजी। ठीक है जी, दूसरी कितनी है? 90 पर केजी। दोनों का टोटल कितने पे बेचनी चाहिए हमें? 72 पे। अब इसके अंदर ना हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है। तो 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 आपके पास कितना आ गया? 90 माइनस 72 आ गया आपके पास अब 18। और 72 में से 63 माइनस करोगे कितना आ गया आपके पास? 72 में से 63 माइनस करोगे 9। तो रेशो कितनी बन जाएगी? 18:9। 18:9 इसको रिड्यूस करोगे कितना आ जाएगा? 2:1। 2:1 आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2:1। ए आंसर हो गया आपका ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट 22 पर केजी बी मिक्सड विद अनदर टाइप ऑफ राइस। दूसरे राइस के साथ मिलाएगा जो है 28 पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर। ध्यान से पढ़िएगा, सेलिंग द मिक्सचर एट ₹30 केजी। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है भाई लोगों 30%। उसने बोला ए पर्सन गेन 20%। प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना? 20%। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20%। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे फार्मूला पता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला। मुझे क्या पता है? फार्मूला मुझे पता है इसका। मैं हमेशा कैसे निकालता हूँ? फार्मूला निकालता हूँ मैं सब 30 और डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा इसको? 120 इंटू कर दूंगा 100। ठीक है जी। तो अगर मैं काटूंगा इसको कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 4 को 100 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 25। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने क्या किया? सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। ठीक है जी, 100 प्लस रेट जो 20% का रेट था। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा साहब? कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 25 रुपये। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 25 रुपये। फिर से वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। 22 पर केजी एक राइस है, 28 रुपये पर केजी एक राइस है। कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना बन जाए? 25 बन जाए। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना बन जाए? 25 बन जाए। अब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है। 28 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। इधर वाले में से 22 में से 25 माइनस करेंगे, 25 में से 22 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। ध्यान से दोबारा से देखना मैंने क्या किया। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला कौन सा है? 28 माइनस छोटा वाला कौन सा है? 25। 28 में से 25 माइनस किया 3। इधर बड़ा वाला कौन सा है? 25। छोटा वाला कौन सा है? 22। 25 में से 22 माइनस किया 3। 3:3। रेशो क्या बन गई? 1:1। रेशो क्या बन गई? 1:1। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। हाँ जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, आपके एग्जाम में आ सकता है बहुत आराम से। उसने बोला 300 ग्राम मिक्सचर कंटेन 60% शुगर एंड रेस्ट वाटर। ठीक है जी, 300 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें 60% शुगर है और 40% जो है वो वाटर हो जाएगा। 60% शुगर है और 40% वाटर है। तो 300 का 60% कितना हो गया? 180 ग्राम जो है वो शुगर है और 3 4 120, 120 ग्राम जो है वो वाटर है। 120 ग्राम वाटर है। उसने बोला हाउ मच मोर वाटर इज़ टू बी एडेड। हाउ मच मोर वाटर, क्या ऐड कर रहा है? वाटर इज़ टू बी एडेड सो दैट द रेशो ऑफ द शुगर एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर वुड बी 3:7। बहुत सिंपल है साहब। उसने बोला शुगर और वाटर का रेशो, शुगर है 180 और वाटर है सब आपका 120। उसने बोला हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कौन सा है? वाटर है सब आपका 120। तो मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ? एक्स। मुझे पता नहीं कितना वाटर ऐड करना है। तो रेशो कितनी बन जाएगी? रेशो बन जाएगी 3/7। रेशो कितनी बन जाएगी? 3/7। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साहब कितना आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 123 जा कितने हो गए? 360x, वो 360 और ये हो जाएगा 3x। ठीक है सर। 180 इंटू 7, 180 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते अभी, ऐसे छोड़ देते हैं। बल्कि मल्टीप्लाई अगर कर भी लोगे तो कितना आ जाएगा? 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा साहब 1260 रुपये। 1260 रुपये। ठीक है जी। और ये हो जाएगा 360 प्लस 3x। ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक बार ध्यान से देखिएगा। 360 को मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 1260 माइनस 360। ठीक है सर। तो 3x इज इक्वल्स टू 1260 माइनस 360 कितना आ गया भाई लोगों? 900। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 डिवाइडेड बाय 3 काट दोगे कितना आ जाएगा?
300, आंसर हो गया ए। ये वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है साहब, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो हम सबको पता है। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है जी। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसने क्या बोला। क्वेश्चन में बोला इस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ 25% ऑफ दैट मनी। उसने कहा अगर एक अमाउंट है उसका 25%, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ 25%। अगर मान लेते हैं मैं प्रिंसिपल को पी ले लेता हूँ, तो साहब सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि ये 25% के बराबर है। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ 25% ऑफ दैट मनी। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 25% है। कितना है प्रिंसिपल का 25%। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट को लिख दूँ 25 क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट को मैं लिख सकता हूँ P/4। ठीक है, P/4 साहब मैंने कैसे लिखा, 25%। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। तो उसने बोला सम ऑफ मनी, अगर आपका सर्टेन सम ऑफ मनी है उसका 25%, उसका 25% है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1/4, यानी कि 1/4 है प्रिंसिपल का। ठीक है जी, प्रिंसिपल का कितना है, 1/4 है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो मोटा मोटी बात ये निकली कि मैं सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P/4। ठीक है, प्रिंसिपल का 4th टाइम है, यानी कि 4th है, 1/4 है प्रिंसिपल का आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। उसने आगे बोला इफ़ रेट एंड टाइम आर इक्वल इन न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आर। ठीक है, उसने बोला साहब रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने बता दिया सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मैंने बोला साहब सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं रख सकता हूँ P/4। ठीक है सर, प्रिंसिपल मैं प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रखूँगा, आर को मैं आर रखूँगा, और मेरा टी भी किसके बराबर है, टी मेरा है आर के बराबर, या आर बराबर है। ठीक है, तो मैं आर को आर रख, टी को भी मैं क्या रख सकता हूँ, आर, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100। अब ध्यान से देखिएगा, पी से मैं इधर भी वाला पी कैंसिल कर दूंगा। ठीक है जी, और ये कितना बन जाएगा, आर इंटू आर कितना बन जाएगा, आर इंटू आर बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 100/4। 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा भाई लोगों, 25। तो आर का 25, अगर मैं 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, आर का स्क्वायर मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5%। ठीक है जी, ये वाली बात ध्यान से समझ लीजिएगा दोबारा से। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 25%। सिंपल इंटरेस्ट है उस मनी का 25%, सिंपल इंटरेस्ट है उस मनी का, कौन सी मनी का, यानी कि प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 25%। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने क्या लिख दिया, P/4। P/4 कैसे लिखा साहब, 25% क्या होता है, 25% क्या होता है, 25% बहुत सिंपल सी चीज़ है। 25% क्या होगा साहब, 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100, तो कितना आ जाएगा 1/4, ये P के बराबर है। ठीक है, P का 1/4 है, तो P/4। ठीक है, ये ऐसे बनाया मैंने P/। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 704 इन 2 ईयर्स एंड 800 इन 5 ईयर्स, फाइंड द मनी। ठीक है जी, 704 रुपये हो गए 2 साल में इतने, और 800 रुपये हो गए 5 साल में। उसने बोला फाइंड दैट मनी। ठीक है ना, ये है सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ, तो मैंने बोला इसको 0 1 2 3 4 5, 5 साल में हो गए साहब 800 रुपये, 2 साल में कितने हुए थे 704 रुपये। तो इन सालों में कितने का गैप है, 1 2 और 3, 800 माइनस 704, 800 माइनस 704, भाई लोगों ये टोटल इंटरेस्ट कितना आया 96। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है। तो 1 2 3 कितने साल हैं, 3 साल। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा कितना आ जाएगा 32। तो हर साल कितना इंटरेस्ट बन रहा होगा 32 32 32। क्या इन सालों में भी 32 बनेगा, ये सर इन सालों में भी 32 बनेगा। तो उसने बोला फाइंड दैट मनी। अगर 2 साल के बाद 704 रुपये हैं, तो 704 में से 32 माइनस करो, फिर एक बार और 32 माइनस करो, आप कौन सी फिगर पे पहुंच जाओगे, 0 साल पे, जो ये आपसे मांग रहा है। तो 704 माइनस 32 और माइनस 32, यानी कि माइनस इन दोनों को माइनस करना है आपको, ये वाले 32 और ये वाले 32 को, यानी कि कितना माइनस करना है 64। 704 में 64 माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 640 रुपये। कितना अमाउंट आ जाएगा 640 रुपये, ऑप्शन हो जाएगा
अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, एक उसने बोला एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, एट व्हाट रेट, कौन से रेट पे एक सम जो है वो डबल कर लेगा अपने आप को और इट सेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, किस रेट पे कर पाएगा। तो अगर मान लेते हैं मैं प्रिंसिपल ले लेता हूँ साहब आपका एक्स। ठीक है, तो डबल करना है, डबल करना है यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा भाई लोगों, अमाउंट हो जाएगा आपका 2x। ठीक है जी, टाइम कितना दे रखा है आपको, 8 साल। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 8 साल। अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पूछूं तो आप सिंपल इंटरेस्ट ऐसे बताते हो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपको ये वाला फार्मूला ही पता है। तो अमाउंट है मेरा 2x और प्रिंसिपल है मेरा x, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, x। अब सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सर दूसरा एक और फार्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है सर, ये वाला फार्मूला भी हमें पता है। सिंपल इंटरेस्ट है साहब आपके पास कितना, मैंने अभी निकाला x, x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी मैंने अभी कितना लेट करा था x। ठीक है सर, इसको भी x लेट कर लीजिए, इनटू r कितना है, r तो मुझे निकालना है, टाइम कितना है 8, टाइम कितना है 8 साल मैंने ले रखा है, अपॉन 100। x से x कैंसिल कर दो, इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आ गया 1, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा r/8। 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 100, तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 डिवाइडेड बाई 8, 8 को 100 से काटोगे कितना आ जाएगा 12.5%, कितना आ जाएगा 12.5। इसका मैंने ऑप्शन चेंज करना आई थिंक भूल गया, इसका ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा 12.5%। ये है आपका फाइनल आंसर 12.5%। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया। उसने बोला ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रैवल इज। आप इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा फार्मूला याद कर लीजिए, कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, एक बार जा रहा है फिर आप वापस आ रहा है अलग स्पीड पे, जा रहा है अलग स्पीड पे, वापस आ रहा है अलग स्पीड पे, बहुत सिंपल सा फार्मूला। इसका फार्मूला हो जाएगा 2xy, एक जाने की स्पीड एक आने की स्पीड, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले में अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सब 30 और y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 40, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 40। ठीक है जी, तो ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ऊपर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाए आपके पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 240, और नीचे कितना आ जाएगा 70। इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ गया 2400, सॉरी 2400, और ये इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 240/7। 7 को 240 से काटोगे अगर आप, तो आपके पास आएगा काटने के बाद 34.3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला ए बॉय गोज टू हिज स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 15 आवर्स। ठीक है साहब, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड स्कूल। ठीक है, आपने सब बच्चों ने फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे इसी फार्मूले को शफल करने के लिए बोलूँ तो क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, हो सकता है। अब मुझे डिस्टेंस पता ही नहीं है, उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को क्या लेट कर लेता हूँ, डिस्टेंस को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स। ठीक है जी, अब उसने बोला जाने की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम दे रहा है 15 आवर्स टोटल दोनों मिला के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, तो डिस्टेंस कितना है साहब एक्स, जाने की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, प्लस फिर से डिस्टेंस कितना है एक्स, वापस आने की स्पीड कितनी है 20, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है सर 15 घंटे। ठीक है जी, दोनों कैल्शियम ले लो, दोनों कैल्शियम ले लो, क्या आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 10 से इसको करोगे, अगर आप 20 करोगे तो इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15। इसको सॉल्व करेंगे साहब कितना आ जाएगा 3x, 3x, और ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 300, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हो गया साहब 100 किलोमीटर। कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया आपके पास। ठीक है जी, अब है आपके पास बोट एंड डाउन से क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आपको पता था, हमने बोला था स्टिल वाटर में स्पीड होती है, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में स्पीड होती है एक्स। ठीक है जी, स्पीड होती है एक्स। अगर हमें अप स्ट्रीम जाना है, अगर हमें अप स्ट्रीम जाना है तो साहब हमारी स्पीड कम हो जाएगी, तो यानी कि एक्स माइनस वाई, वाई क्या होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई क्या होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है जी, वाई क्या होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर हमें डाउन स्ट्रीम जाना है,
डाउन स्ट्रीम यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमें जाना है, तो साहब हमारी स्पीड पानी की डायरेक्शन के साथ बढ़ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। एक्स है हमारी स्टिल वाली स्पीड, अगर स्टिल वाटर में हम हैं तो उसमें हमारी स्पीड है एक्स। डाउन स्ट्रीम जाते में स्पीड बढ़ जाएगी, अप स्ट्रीम जाते में स्पीड माइनस हो जाएगी। ये था साहब फार्मूले का रिवीजन, बहुत सिंपल सा। ठीक है जी, ये था फार्मूले का रिवीजन। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, उसने बोला ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। इसके लिए बहुत सिंपल सा करना है, आपको क्या करना है, अप स्ट्रीम की स्पीड लीजिए प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड लीजिए, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिवाइडेड बाई कर दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 14, और ये हो जाएगी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगी साहब स्पीड 10। कितनी स्पीड आ गई 10 आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्या स्पीड है, अप स्ट्रीम जा रही है, डिस्टेंस इन 42 मिनट्स। कितने मिनट में कवर कर रही है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस 42 मिनट्स में। ठीक है जी। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपको स्पीड निकालनी है। पहले तो ध्यान से देखिएगा, उसने बोला स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में और आपको टाइम दे रखा है 42 मिनट में। तो अगर टाइम को स्पीड में आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको टाइम को आर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। 42 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। ठीक है सर, हम कर लेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, स्पीड का फार्मूला पढ़ा आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी साहब, अप स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड कौन सी होती है एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है साहब आपका, डिस्टेंस आपका 14। टाइम कितना है, टाइम है आपका 42 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 14, ये ऊपर आ जाएगा 60 और डिवाइडेड हो जाएगा इससे 42। ठीक है जी। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा छोटे बच्चों की तरह, जैसे मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। तो 14 वन ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 60, क्या कहते हैं 60। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू बेटा जी आ गई आपके पास 20। अब उसने बोला अप स्ट्रीम स्पीड है साहब आपकी कितनी, अप स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड है 7। मैंने आपको बोला था स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या लेते हैं हमेशा y। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस 7। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होती है, हमने बोला था x। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में कितनी स्पीड आ जाएगी आपकी 20 प्लस 7 इज 27। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका बी। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन रोज डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एवरी 9 आवर्स। ठीक है जी, 9 घंटे में वो 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको किसकी स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम की। ठीक है जी। तो एक बात बताइएगा ज़रा, 72 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो गई, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई साहब उसकी एक्स माइनस वाई। अब स्ट्रीम की स्पीड हो गई 72 डिवाइडेड बाय 9, तो यानी कि कितनी होगी 72 डिवाइडेड बाय 9 हो गया आपका 8। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई। अच्छा ठीक है। दूसरा फिर उसने बोला डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है साहब उसकी 108 किलोमीटर जा रहा है कितनी देर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना 9, 9 को 108 से काटोगे कितना आ जाएगा 12। तो साहब आपके पास जो इक्वेशन बनी ना, वो आपके पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो आपने बचपन में इक्वेशन सॉल्व करी होगी, अगर आप y को y से काट दोगे, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि कितनी आ गई x की वैल्यू 10। x क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर ये स्पीड इन स्टिल वाटर 10 है, अप स्ट्रीम में 8 है, अप स्ट्रीम में 8 है, तो यानी कि कितनी स्पीड माइनस हो रही है 2। अगर स्टिल वाटर में 10 है, डाउन स्ट्रीम में 12 है, तो कितनी स्पीड प्लस हो रही है भाई लोगों, कितनी स्पीड प्लस हो रही है 2। तो स्ट्रीम ऑफ द स्पीड, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो गई 2। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो गई, अप स्ट्रीम जाने में -2 हो रही है और डाउन स्ट्रीम जाने में +2 हो रही है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई आपकी 2। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। हाँ जी, अब ये नया कॉन्सेप्ट है, ये इसे बोलते हैं सब इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इंडाइसिस एंड सर्ट्स ये हमने क्लास में नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट ये वाले, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, आपको दे रखा है √9 √9 √9 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, आप इसमें बस लर्न कर लीजिए। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी √9 √9 √9 और कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो साहब इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 9। कितना आंसर हो जाएगा
9। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है और 9 √9 कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, सीधा इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 9। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बोला 1111 111 111 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, कोई साइन नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1012 1112 नहीं हो सकता, 1110 नहीं हो सकता, आंसर कौन सा हो जाएगा 1111। मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको याद रखना है, अगर 3 नंबर हैं, 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर कितने भी हों, और अगर वो सिर्फ ऐसे लिखे हुए और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है वही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है सब आपको 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 8, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, अगर डिवाइड आएगा आपके पास, क्या आएगा, डिवाइड, जब भी डिवाइड आएगा आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा है उसका क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होता है साहब, 8 का क्यूब रूट होता है 2 × 2 × 2। ठीक है ना, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 × 2 × 2। अगर एक कितना बाहर आ जाएगा इसमें से, एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिंगल 2, आंसर हो जाएगा आपके पास सिंगल 2। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके पास कभी भी ऐसे प्लस आ जाता है 56 + 56 + 56, और फिर यहाँ पे जा रहा है कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हमेशा 56 के 2 ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिसमें डिफरेंस 1 हो, जिसमें डिफरेंस कितना हो, 1। 56 के 2 ऐसी मल्टीप्लिकेटिव ढूंढिए जिसका डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जांपल 56 कैसा आता है, 8 × 7, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 8 और 7 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो अगर प्लस का साइन है तो आप हमेशा नंबर कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, दोबारा अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा ये वाली चीज़ के लिए, ठीक है ना, कि ये कैसे करते हैं। अगले वाले पार्ट में यहाँ पे 42 - 42 - 42 - 42। ठीक है जी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसे प्लस वाले में, तो और आंसर ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, 42 के ऐसे फैक्टर ढूंढिए कि जिसमें सिर्फ डिफरेंस 1 आ जाए, तो 42 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे 6 × 7। ठीक है ना, 6 7 ज़ा 42, 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो जब भी माइनस लगा होगा तो हम 6 और 7 में से कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास कभी भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। तब आपको इस सिचुएशन में क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको क्या करनी है, इन रूट को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32। तो भाई बेस कितनी है, 5। ये कितना आ जाएगी, मैंने कितना काउंट करा, 32, 32 में से माइनस कर दीजिए 1, कितना आ जाएगा 31। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 31/32, 5 की पावर 31/32। ठीक है, ट्रिक्स याद करने के लिए आपको 2-3 बार, एक बार इसको वीडियो को रिपीट पे देख लीजिएगा ताकि ये आपको ट्रिक्स याद हो जाएं कि कौन सी किस में क्या ट्रिक लगती है, और बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कंप्लीट दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। 8 की पावर दे रखी है आपको x+1, और इधर दे रखा है 64। ठीक है साहब, 8 की पावर दे रखी है x+1 और इधर दे रखा है 64। एक बात बताओ, क्या 64 को मैं 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, 8 8 जो 64। ठीक है, अगर मैं 8 का स्क्वायर लिख दूँ तो साहब 8 को 8 से कैंसिल कर दूंगा तो पावर नीचे आ जाएगी, x+1 = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास साहब 1। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x+1, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 1, और ये आ जाएगा +1। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 × 1 2, और ये +1, तो 3 की पावर कितनी हो गई 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, ये प्योर दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेंगे, या तो क्यूब बन रहा होगा या स्क्वायर बन रहा होगा, कुछ ना कुछ बन रहा होगा अगर आप एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा। और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं CUET में। मैं आपको एक होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी बेस पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यह है x⁻3। ठीक, मैं एक्चुअली इसको दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। क्वेश्चन है साहब आपका x⁻3 और इसके ऊपर है पावर 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय x⁻4 डिवाइडेड बाय x⁻10 और = है x⁻p। ठीक है जी, इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर p की वैल्यू आनी चाहिए, आपको p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू इसकी आनी चाहिए 0। ठीक है, p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। इसको सॉल्व करिएगा एक बार।
घर पर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करेंगे तो आपसे आराम से होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, अब हम आ गए LCM और HCF पे। उसने बोला था LCM ऑफ टू नंबर इज़ 2 रूट 5 एंड देयर HCF इज़ 5, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 25 फाइंड दी अनदर नंबर। हमने एक फार्मूला पढ़ा था साहब, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर, यानी कि जिन हमने नंबर का LCM लिया, और मल्टीप्लाई होता है सेकंड नंबर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड नंबर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, उसने बोला LCM और HCF आपको दे रखा है 225 और 5, HCF दे रखा है 5 और LCM दे रखा है आपको 225। एक नंबर आपको दे रखा है 25 और आपको बोला सेकंड नंबर आपको बताना है। तो अब ज़रा सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे, 5 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 25। सेकंड नंबर आपको निकालना है, कौन सा नंबर निकालना है, सेकंड नंबर। 25 से काटोगे, 25 से काटोगे तो ये कट जाएगा 9 पे, तो 9 5 ज़ा 45। तो सेकंड नंबर कितना आ गया भाई लोगों, सेकंड नंबर आ गया 9 5 ज़ा 45। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 25 32 एंड 48 गिव्स रिमाइंडर 11। रिमाइंडर कितना है, 11। तो साहब जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा ना तो आप क्या करोगे, हमेशा निकालोगे LCM। क्या निकालोगे, LCM। और कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो आप क्या निकालोगे, HCF। क्या निकालोगे, HCF। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोला, हमें निकालना है LCM, हम LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालना है 25 32 और 48 का। ठीक है, मैं थोड़े बड़े टेबल से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने देखा 32 और 48 दोनों 16 के टेबल में आ रहे हैं, तो 25 कहीं नहीं आ रहा, 25 को मैंने ऐसे छोड़ दिया। 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैंने LCM कैसे निकाला, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इससे और इसको 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 150, 53, 25 2 ज़ा 150, 53 ज़ा 150, 150 और मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 60 से। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। 150 इंटू 16 हो जाएगा सब आपके पास 2400। तो 2400 ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 2400 से डिवाइड करोगे 2500 को, 25 को डिवाइड करोगे 2400 डिवाइड करोगे 25 से, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। 2400 डिवाइड करोगे 32 से, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 48 से, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो उसने बोला रिमाइंडर बचाना है 11। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ करता हूँ, ये 2400 रुपये हर चीज़ से, सारों से डिवाइड हो रहा है ना, मैं अगर इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो भाई 2411 ऐसा नंबर बच जाएगा कि हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, हर बार रिमाइंडर बचेगा 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2411। ठीक है जी, एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। उसने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 8, 4 5 6 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 5। ठीक है, लीस्ट नंबर वो बताना है कि अगर 4 का डिवाइड करें तो वो उसमें रिमाइंडर बचे 1, 5 को करें तो 2 बचे, 6 को करें तो रिमाइंडर बचे 3 और 8 को करें तो 5 बचे। ठीक है जी, तो क्या नंबर है, 4 5 6 8। रिमाइंडर कितना चाहिए, 1 2 3 5। ठीक है, अगर तुम इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखोगे सबके बीच में, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3, 8 - 5 3, सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने हर बार बोला जब भी लीस्ट नंबर बोलेगा तो सब क्या करना है, LCM ले लेना है। इनके LCM ले लो, 4 प्लस 4 और 5 और 6 और 8, अगर इनके LCM लोगे तो सब आपके पास आना चाहिए 120। कितना आना चाहिए, 120। तो वो नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 120 आ रहा है, हर बार कॉमन डिफरेंस कितना है भाई लोगों, 3। तो आप क्या माइनस कर दोगे इसमें से, आप माइनस कर दोगे 3, तो कितना नंबर आ जाएगा, 117। तो 117 ऐसा नंबर है कि अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 3, 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई लोग अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 5/7 4/9 एंड 3/8। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कभी भी फ्रैक्शन आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको HCF निकालना है तो आप HCF ऑफ न्यूमरेटर लेंगे और LCM ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। अगर आपको LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो आप LCM को ऊपर रखेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर, और HCF को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर ऊपर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे एक बार ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन सॉल्व में करने में कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग ना LCM निकालने का ट्राई करते हैं। हम लोग अगर LCM निकालेंगे तो LCM का हमने फार्मूला पढ़ा है LCM ऑफ न्यूमरेटर, तो यानी कि LCM ऑफ न्यूमरेटर 5
4 और 3 का एलसीएम लेना है, और एचसीएफ ऑफ क्या लेना है, एचसीएफ ऑफ लेना है डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लेना है 7, 9 और 8। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर अगर मैं लूँगा 5, 4 और 3 का, तो 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 4 से 20, 20 इंटू 3 60। एचसीएफ अगर मैं लूँगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर साहब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, आप घर पे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो एचसीएफ निकाल के भी, तो आंसर आपका आ जाएगा आपके पास आराम से कि आपका एलसीएम 60 आ गया, तो एलसीएम कौन सा वाले में, ये वाले में है 60, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आना चाहिए 1/504, ठीक है ना। अगर मैं एचसीएफ भी निकाल के दिखा देता हूँ, ये लो एचसीएफ भी निकाल के दिखा देता हूँ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 5, 4 और 3, इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है एचसीएफ, ऊपर वालों का क्या निकालना है एचसीएफ, और नीचे निकालना है साहब एलसीएम, एलसीएम निकालना है किनका 7, 9 और 8 का। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ आ जाएगा 1। नीचे न्यूमरेटर को अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 से 72, 72 इंटू 7 करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 504। तो ऑप्शन कौन सा बना आपका, ऑप्शन बन गया बी। अब ये वाला क्वेश्चन है साहब आपके पास एवरेज टॉपिक से, ठीक है ना। कौन से टॉपिक से, एवरेज टॉपिक से। एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज आप निकालते हो साहब यहाँ पे टोटल सम और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ले लेते हो आप नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से बोलिएगा, उसने देखिएगा, उसने बोला एवरेज ऑफ 9 नंबर इज़ 30, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज़ 30, एवरेज की जगह पे आपको 9 दे रखा है, और उसने बोल रखा है एवरेज ऑफ 9 नंबर इज़ 30, सॉरी एवरेज आपको दे रखी है 30 और नंबर दे रखी है 9, तो सम कितना निकलेगा, तो सम निकल जाएगा आपके पास 270, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाती है। तो उसने एवरेज दी 30 और नंबर बता दिया 9, तो सम कितना आ गया 270, ठीक है। उसने बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 25, पहले 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा, पहले 5 नंबर, पहले 5 नंबर का उसने बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 25। तो एक बात बताओ सम कितना आएगा, सम कितना आएगा 25 इंटू 5, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ऊपर, ऐसे यहाँ पे सम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125, ठीक है। फिर उसने बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 25, ये हमने निकाल दिया, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर इज़ 35। लास्ट 3 नंबर कौन से हो गए, 7 से लेके 9 तक, 7 से लेके 8 और 9, 7 8 और 9, लास्ट 3 नंबर 7 8 और 9, लास्ट 3 नंबर का एवरेज दे रखा है आपको। उसने बोला लास्ट 3 नंबर इज़ 35, ठीक है ना। तो 3 नंबर का सम दे रखा है, 3 नंबर का सम दे रखा है कितना 35। तो एक बार बताओ सम कितना आ जाएगा, सम आपके पास आ जाएगा 105। उसने बोला फाइंड द 6 टर्म, तो 1 से 5 तक का सम है 125, और ये 7 से 9 तक का सम है 105। 6 टर्म मुझे पता नहीं है, क्या नहीं पता, 6 टर्म मुझे पता नहीं है। और टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 270, टोटल 9 टर्म्स का। तो मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं सिंपल सा फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला क्या मतलब, सिंपल सा मैं एडिशन करूँगा, 125 1 से 5 टर्म हो गई, प्लस 6 टर्म, प्लस जो 7 से लेके 9 टर्म है 3 टर्म 105, और इसको बराबर रख देता हूँ किसके, 270 के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस 105, 125 प्लस 105, ये कितना हो गया, 125 प्लस 105 हो गया सब आपके पास 230, 230 प्लस 6 टर्म इज इक्वल्स टू 270। तो एक बार बताओ 6 टर्म कितनी आ जाएगी, 270 माइनस 230, तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 40 कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका सी। एक ही वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसने बोला इस सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 2.25 टाइम्स इट सेल्फ इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं प्रिंसिपल को मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 2.25 टाइम्स, यानी कि 225 रुपये, ठीक है जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 से, 2.25 से अमाउंट कितना हो जाएगा 225 रुपये। उसने बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है ना। तो आपके पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपके पास 225, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपके पास 100, ठीक है, और 1 प्लस आर अपॉन 100, आर हमें पता नहीं है, 100 हमारे पास है, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करना है, मैंने इसको
225 के नीचे ले जाऊँगा, 225 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1 + r/100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या करा, अगले स्टेप में मैं स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट ले गया, ठीक है जी। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, रूट 225 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + r/100, 1 + r/100। इसको रूट से बाहर निकालोगे भाई, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, 225 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 15 और 10 का स्क्वायर रूट होता है 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। और यहाँ पे आ जाएगा, इधर मैं इसको 1 उठा के इधर ले आता हूँ, -1 = r/100, ठीक है जी। इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई लोग, इसका एलसीएम लोगे 15 - 10 डिवाइडेड बाई 10 = r/100, ठीक है जी। इसको आगे सॉल्व करोगे, तो कितना आ जाएगा, 15 - 10 हो जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा 10 = r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r = 5 × 100 डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 से काट दोगे 0 तो r की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 50%, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत आराम से खुद कर सकते हो। उसने बोला सम ऑफ मनी 125 रुपीज़ प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 512 इन 3 ईयर्स, ठीक है जी। तो आपको अमाउंट दे रखा है, उसने अमाउंट आपको दे रखा है कितना 512, फार्मूला आपने पढ़ा है, अमाउंट = प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 125, ठीक है जी। और 1 + r आपको निकालना है अपॉन 100, टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स। आगे आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। पावर इसके उधर उधर चली जाएगी, 512 का क्यूब निकाल लेना, 512 का क्यूब निकालोगे और फिर उसके बाद किसका किसका क्यूब निकाल लोगे, 125 का क्यूब निकाल लोगे, ठीक है जी। क्यूब निकाल के आपके पास मेरे हिसाब से आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ भी मुश्किल, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट, आपको ये वाले यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसमें साइक्लिसिटी लिखवाई थी, ठीक है ना। साइक्लिसिटी जब मैंने आपको लिखवाई थी, तो साइक्लिसिटी में मैंने आपको बताया था, साइक्लिसिटी हमेशा पेपर में ऐसे लिख लेना 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। साइक्लिसिटी मैंने बताई थी 4 4 2 1 1 4 4 2। तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी है 1, 6 की साइक्लिसिटी कितनी है 1। तो 5 की साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, 5 की कितनी भी पावर लगा दो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 5। 6 की कितनी भी पावर लगा दो यूनिट डिजिट पे हमेशा कितना आएगा 6। तो एक बात बताओ, अगर ये यूनिट डिजिट पे 5 है और पावर है 729, तो यूनिट डिजिट पे आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 5, क्योंकि साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी है 1। तो 5 की कितनी भी पावर लैक्स में ही पावर चली जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 का हमेशा 5। तो आंसर हो जाएगा कितना 5, ठीक है जी। फिर हम अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे क्या है साहब 6। तो 6 की साइक्लिसिटी हमने क्या पढ़ी, 6 की साइक्लिसिटी भी है 1। तो 6 की कितनी भी पावर कर दो, कितनी भी पावर चढ़ा दो 6 का, अगर 6 यूनिट डिजिट पे है उसकी कितनी भी पावर कर दो उस नंबर की, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या निकल के आएगा बेटा जी, हमेशा यूनिट डिजिट पे निकल के आएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6, ठीक है जी। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट 133 की पावर दे रखी है 2003। मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी में क्या पढ़ा अभी हमने, साइक्लिसिटी में भी हमने पढ़ा 2 की साइक्लिसिटी है 4, 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी है 4। तो अगर साइक्लिसिटी 4 है तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 2003 जो आपको पावर दे रखी है उसको उसकी साइक्लिसिटी से, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है बेटा जी 4, 4 से डिवाइड कर दो। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो साहब आपके पास रिमाइंडर पता है कितना बचेगा, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। बहुत सिंपल है, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो अगर रिमाइंडर बचा 3, आपके पास यूनिट डिजिट पे क्या है बेटा जी, आपके पास यूनिट डिजिट पे है 3। तो आपने बेस में अभी भी क्या रखा 3 को, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। तो आप रिमाइंडर की क्या बना देंगे आप पावर, रिमाइंडर को क्या बना दोगे पावर। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 का क्यूब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 27। 27 में यूनिट डिजिट पे क्या आया, 27 में यूनिट डिजिट पे आया 7। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 7, ठीक है। इसको रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए कि रिमाइंडर को बनाते हैं पावर, बेस ये वाला जो यूनिट डिजिट है उसको हमेशा बेस में ही रखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर में रख देंगे, फिर उसको पावर निकालेंगे, पावर निकाल के जो भी पावर आएगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपको पकड़ना है, वो आपको पकड़ना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास वो 7, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² - 7x + 15 इज डिवाइडेड बाय x - 3 = 2, ठीक है ना, x - 3 = 2। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें
रिमाइंडर निकालना है, ठीक है जी। तो रिमाइंडर निकालना है, मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल सी चीज़। मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था सब, कभी भी अगर आपको ये डिवाइडेड दे रखा है, डिवाइडेड बाय 0, तो आप उसको x-3 को किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 3 पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 7, और यहाँ पे भी क्या रख दोगे 3, और ये कितना आ जाएगा 15। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी 9, 7 3 ज़ा 21, प्लस कितना आ जाएगा 15। तो अब इसको अगर आप प्लस करोगे 15 + 9 24, 24 माइनस 21, तो कितना आंसर आ गया 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई लोग, ये हमारा इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है जी, इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अभी हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो बचा है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन भी हमने थोड़ा सा कवर किया है, बस सिर्फ वो परसेंटेज वाली टर्म्स में। तो मेंसुरेशन के प्रॉपर क्वेश्चन और ज्योमेट्री के प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में होपफुली क्लियर कर लेंगे। मैक्सिमम वो पार्ट भी हमारा, जैसे अभी ये वाला पार्ट हमारा करीब करीब 1 घंटा 10 या 11 मिनट के आसपास बना है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी हमारा मैक्सिमम होगा 25 to 30 मिनट्स का। उसमें हम लोग मेंसुरेशन प्लस उसके क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।